ईरान अमेरिका तनाव की वजह से दुनिया भर में आर्थिक हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल, डीजल और गैस बचाएं, साथ ही अगले 1 साल तक सोना भी ना खरीदें। ऐसे में सवाल है कि 690 अरब डॉलर जैसा मजबूत आर्थिक विदेशी मुद्रा भंडार होने के बावजूद भारत डॉलर बचाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। आइए आंकड़ों की मदद से समझते हैं कि भारत को किसी भी आर्थिक झटके से बचाने के लिए पीएम मोदी की यह रणनीति वक्त की सबसे बड़ी मांग क्यों है। अनएडिटेड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विनय। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पीएम मोदी ने आखिर अपील क्या की है जो हैदराबाद की रैली में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, और साथ ही ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, ये इतना अहम क्यों है और इसकी चर्चा आज के समय में इतनी क्यों हो रही है। देखिए विनय, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीएम मोदी ने एग्जैक्ट कहा क्या है, लोगों से अपील क्या की है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है, अब समय आ गया है कि हम पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें। जी। हमें सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके और युद्ध संकट के बुरे असर को कम किया जा सके। जी। आपको मैं बात दे रहा हूँ कि अगर आप इस पूरे बयान में अगर ध्यान दोगे तो उन्होंने कहा है विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। अभी पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में पैनिक का माहौल जैसा क्रिएट किया जा रहा है। कई सारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भारत क्या खतरे में है, क्या भारत में आने वाले समय में बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्या भारतीयों का जीवन यापन बहुत कठिन होने वाला है। इस तरह से कई सारे मनगढ़ंत बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर मैं उस बयान की अगर मैं बात करूं तो उस बयान में उन्होंने इसके पीछे का एक रीज़न बताया है, क्लियर कट रीज़न बताया है, उद्देश्य बताया है। और उस उद्देश्य है उसमें विदेशी मुद्रा बचाने की बात उन्होंने की है। जी। इस बात को फोकस करने की जगह वो बाकी जो उन्होंने करने के लिए कहा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपको मैं बताऊं पहले बिना यहाँ पर कि किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार क्यों इम्पोर्टेंट है और वो वैश्विक परिदृश्य के नज़र से कितना महत्व रखता है। तो सबसे पहले जब ये युद्ध जैसी स्थिति हो या आपातकाल की स्थिति हो या बहुत ही आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर होने की अगर मैं बात करूं स्थिति अगर आती है, आर्थिक मंदी की मैं अगर बात करूं, अगर ऐसी स्थिति अगर आती है तो अगर किसी भी देश का अगर विदेशी मुद्रा भंडार स्ट्रॉन्ग है, भरा हुआ है, तो सबसे कम असर उसी देश पे पड़ता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त मात्रा में है तो सबसे पहले आयात करने वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको मुद्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको मैं बता दूं कि जब भी हम आयात करते हैं किसी दूसरे देश से, चाहे मैं कच्चे ईंधन की बात करूं या मैं गोल्ड की बात करूं या आप तेल की बात करो, तो जब भी हम ये आयात करते हैं दूसरे भी देशों से तो हम उसमें डॉलर का उपयोग करते हैं। जब भी आप डॉलर अब देते हैं तो आप उस डॉलर को अपने जो आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा है उसमें से आप दूसरे देश को देते हो। तो जितना आप दोगे आपका खजाना धीरे धीरे खाली हो जाएगा। अभी आपको पता है कि स्ट्रेट होर्मुज़ की वजह से जो यूएस और ईरान के बीच में जो अभी स्थितियाँ, जो तनाव पैदा हुआ है, बंद होने की वजह से कई सारी चीज़ों का हम आयात नहीं कर पा रहे हैं और अपने भंडार से हम उनका यूज़ कर रहे हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार का दूसरा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, दूसरा एक उसका सबसे बड़ा पहलू है, अगर आपका मजबूत है तो जो विदेशी एजेंसियां हैं, जो फिच जैसी विदेशी एजेंसियां हैं, वो जब आपको रेटिंग देती हैं, आपको एक तरह से स्थिर इकोनॉमी का रेटिंग देती हैं। अगर किसी देश की अगर स्थिर इकोनॉमी का अगर संकेत मिलता है तो उस देश में एफडीआई का भी निवेश बढ़ता है काफ़ी, यानी विदेशी जो निवेशक हैं उस देश के प्रति रुझान करते हैं और उसमें अपना निवेश बढ़ाते हैं। तीसरा, जब आपका विदेशी मुद्रा जो कोष है वो भरा होता है तो जब आप कभी आईएमएफ जैसी संस्थाओं से जब लोन लेते हैं तो उसके लिए उनके जो कड़े जो नियम हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी एक संपन्न देश को जब अगर आईएमएफ लोन देता है तो वो उन पर अपनी शर्तें नहीं लादता है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की स्थिति, आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत ख़राब चल रही है। आईएमएफ से वो लगातार लोन ले रहा है, लेकिन आईएमएफ उसको, पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर लोन दे रहा है और पाकिस्तान मजबूर है क्योंकि उसकी विदेश उसकी जो मुद्रा, उसका कोष है वो खाली है, लगभग खाली है। तो कम से कम भारत की जो स्थिति है अभी ऐसी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं जो करंट स्थिति है, आरबीआई का जो डेटा है, लेटेस्ट जो डेटा है, उसके अनुसार भारत के पास करीब 690 अरब डॉलर जो है
विदेशी मुद्रा भंडार है। जी, जी। आपको मैं यह याद दिलाऊं कि जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, उस वक्त भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो करीब करीब 728 अरब डॉलर था। जी। वो भारत के इतिहास का हाई लेवल था, उच्च स्तर था। उसके मुकाबले देखो तो थोड़ी बहुत उसमें आपको गिरावट नजर आई है। तो पीएम मोदी जो बार बार जो अपील उन्होंने की है, इसके पीछे उनका है कि आप जितना आपकी डिमांड बढ़ेगी, मैं तेल की बात करूं, मैं ईंधन की बात करूं या मैं सोने की बात करूं, तो अगर जिस पे हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको उन चीज़ों को आयात करना पड़ेगा पूर्ति के लिए, मांग की पूर्ति करने के लिए। और जितना आप आयात करोगे आपका विदेशी मुद्रा भंडार वो ऐसे खाली होता जाएगा, क्योंकि इन दिनों अभी सब कुछ स्थिर सा हो रखा है और भारत बहुत कंट्रोल स्थिति में चल रहा है। तो पीएम मोदी सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप अगर डिमांड कम करेंगे तो हमें आयात कम करना पड़ेगा। अगर हम आयात कम करेंगे तो हमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसको पे दबाव काफ़ी कम पड़ेगा। विनय जी, तो जैसा कि आपने बताया कि पीएम मोदी सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि आयात पे हम पैसा कम खर्च करें जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में है। तो जैसा कि आप भी देख रहे हैं, जो अपील पीएम मोदी ने की है वो सोने को लेकर और जो तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस है इसको लेकर की है, ईंधन को लेकर। तो हमें आप ये बताइए कि हम कितना आयात करते हैं भारत में, क्या कुछ परसेंट ऐसा है जो हमें आयात नहीं करना पड़ता है, और जो टोटल आयात करता है भारत, मतलब ऐसा तो नहीं सिर्फ यही खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ें हम सारी आयात कर रहे हैं उसमें इनका परसेंट कितना है सोने का और ईंधन का, तो इसके बारे में विस्तार से बहुत बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमारे दर्शकों को ये समझना होगा। पैनिक होने से बचने के लिए, और भारत अभी भी कितनी मजबूत स्थिति में है, कोई भी डरने की बात नहीं है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं क्या भारत खतरे में है, तो हम ये आपको साबित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भारत खतरे में क्यों नहीं है अभी भी। तो उसके लिए ये आपका जो सवाल है उसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कच्चा तेल की बात करूं तो कच्चा तेल भारत करीब करीब 80 से 85% जो है वो आयात करता है जी। और कच्चे तेल की कीमतों में आरबीआई ने कहा है कि अगर कच्चे, और अभी जो वैश्विक स्थिति है, युद्ध की स्थिति बनी है, उसमें कच्चा तेल की जो कीमत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध के पहले कच्चे तेल की जो कीमत थी प्रति बैरल करीब करीब $70 थी और आज की स्थिति में करीब करीब $110 के आसपास वो मूव कर रही है। और ऐसा अनुमान है कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है, जो कि अभी दिख नहीं रही है, पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था, संबोधन में कहा था कि अभी जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से हालात और ख़राब हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में। और जो तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो कच्चे तेल की जो कीमत है वो करीब करीब $140-150 तक जा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी स्थिति आ सकती है वैश्विक रूप से। तो आरबीआई का कहना है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होती है तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास दर है वो करीब करीब 0.15% कम हो जाता है। और जो महंगाई का आंकड़ा है, महंगाई जो दर है वो 0.3% वो बढ़ जाती है। तो आपकी सबसे पहले निर्भरता हमारी कच्चे तेल की बात करें तो 80 से 85% अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो जितना इसकी डिमांड हमारी बढ़ेगी उतना हमें आयात करना पड़ेगा। तो सब फिर हमारा विदेशी मुद्रा जो भंडार है वही हमारा खाली होता जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक संदेश था, ये एक उनकी इच्छा थी कि हम जितना इसको कम खर्च करें उतना ही हमारे लिए फ़ायदा। मैं दूसरी बात करूँ, मैं सोने की बात करता हूँ, जिसको उन्होंने कहा है कम से कम 1 साल तक बहुत ज़रूरी ना हो तो आप खरीदने से बचें। इसके पीछे वो किसी को बाध्य नहीं करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी अगर कोई बहुत ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो बचें। क्यों बचें? इसके पीछे क्योंकि सोना का जो खपत है हमारे यहाँ, खपत का 90% जो है हम सोना आयात करते हैं। तो 90% आयात मतलब टोटली आप ये बाहरी देशों के ऊपर आप निर्भर कर रहे हो। अब हम सवाल कर रहे हैं कितना आयात करते हैं। अगर हम सोना की मैं बात करूँ तो मैं पिछले कुछ सालों में आंकड़े की बात बता रहा हूँ, कैसे हमारा सोने का आयात का जो आंकड़ा वो बढ़ता गया है, जो हमारा खर्च है, जो हमारे आयात की जो राशि है, जो विदेशी मुद्रा भंडार से जो खर्च हो रहा है, कैसे बढ़ा है। पिछले 4-5 सालों की मैं बात करूँ, 2022-23 की मैं बात करूँ तो हम करीब करीब $35 अरब का हम सोना आयात करते थे। 2023-24 में वही बढ़ के 45.54 अरब डॉलर पे पहुंच गया। 2024-25 की मैं बात करूं तो $58 अरब वही आंकड़ा पहुंच गया है। और अभी करंट में 2025-26 की अगर मैं बात करूं तो सोने का आयात में करीब 24% की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो आंकड़ा है 71.98 अरब डॉलर पहुंच गया, लगभग $72 अरब आप मानो, जो कि हाईएस्ट है। जितनी डिमांड तेज़ी के साथ बढ़ेगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली होगा। तो इस आंकड़े को, इतनी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए आंकड़े को, पीएम मोदी की कोशिश है कि अगर हम इस पर कंट्रोल करें तो कहीं ना कहीं हम पर जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है भविष्य में, उसको पहले से ही हम कंट्रोल करके चलेंगे तो बहुत हम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं कुल आयात की बात करूँ, जो आपका इस सवाल में ही था, आपको जो सबसे अगर पूरे कुल आयात अगर हम बात करते हैं 2025-26 में
भारत ने करीब करीब 775 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का आयात किया है, जी जी जिसमें कच्चा तेल है 134.7 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी तो सिर्फ कच्चे तेल की है। सोने की हिस्सेदारी 72 बिलियन डॉलर की है। खाद्य तेल, पीएम मोदी ने खाद्य तेल भी बोला है कि थोड़ा आप कम इसको यूज़ करें, इसके लिए तो जी, जी। उसको कई बार उस सेहत के नज़रिए से भी 10% बताते रहे हैं। के हिसाब से कहा, जी जी उसके हिसाब से बताते हैं कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है, तो हमें अपना जो हमारा उपयोग है खाद्य तेल का उसको भी कम करना चाहिए। बट फिर भी खाद्य तेल का आयात जो हमने करीब करीब 19.5 बिलियन डॉलर का हमने किया है 2025-26 में। उर्वरक की मैं बात करूँ तो करीब करीब 14.5 बिलियन डॉलर का हमने आयात किया है। अगर आप इन जो मैं 4 चीज़ों की मैंने बात की, अगर आप इनको मिला लो तो भारत के कुल आयात में इनकी हिस्सेदारी है वो करीब करीब 32 से 33% पड़ती है। जी जी इतनी ज़्यादा जिसकी हिस्सेदारी है, तो पीएम मोदी ने इन्हीं हिस्सेदारी को कम करने का प्रयास करने की एक तरह से कोशिश की है और देशवासियों से एक अपील की है ताकि भविष्य में किसी भी संकट से निपटने के लिए हम पूरी तरह से खड़े हों। विनय जी। तो आप एक तरीके से बता रहे हैं कि जो हम आयात करते हैं उसमें से करीब जो 1/3 हिस्सा है जी। वो सिर्फ हमें पेट्रोल डीजल खरीदने में, सोना खरीदने में, खाद खरीदने में और जो खाने का तेल हम घर में यूज़ करते हैं वो उसमें चला जाता है। जी। और अगर उसमें हम लगातार कमी करें, बचत से खर्च करें तो फिर हमारा जो संकट है वो तेज़ी से गुजर कमी जाएगा का और हमें मतलब- परेशानी नहीं होगी। कमी का जी, मतलब ये नहीं है कि आप क्राइसिस में चले जाए। जी जी कमी का मतलब ये है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है, जी जी जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप ईंधन बचाना है तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। जी। जिन सिटीज़ में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है तो आप अपनी कार को आप घर में रखो और मेट्रो से ऑफिस जाया करो, उससे ईंधन की बचत होगी। तो वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप बहुत ज़रूरी है तो कमी कर दो। जी जी जहाँ जहाँ ज़रूरत बनता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको, जहाँ आप बचा सकते हो वहाँ बचाओ। देश के योगदान के लिए इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जी कि नहीं? साथ ही एक और चीज़ कही जो सोने पर बात है, अब जैसे सोने की बात है, जो पेट्रोल डीजल है तो हमारी सारी इंडस्ट्री चल रही है, लोगों का आना जाना है, हर तरीके की चीज़ है। और लेकिन सोना ऐसी चीज़ है जो सिर्फ फैशनेबल या इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीदा जाता है। तो ये भी अपील साथ में उन्होंने इसलिए की कि अगले 1 साल तक चाहे जितना ज़रूरी फंक्शन हो, कुछ हो, आप सोने पर इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको ना खरीदें। जी। चलिए, ये तो बात हुई, लेकिन हम अगर आगे बात करें तो ये बात हो रही है कि कंजूसी से खर्च करना है और ये भी बात हो रही है कि बाकी दुनिया में जो है पेट्रोल डीजल के दाम इस क्राइसिस के बाद से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये स्थिर बने हुए हैं। तो अगर हमें आंकड़ों से आप अगर समझाएं कि दूसरे देशों में क्या हाल है, ये आपदा आने के बाद जो ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से या अभी जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से पैदा हुई है, तो इसमें भारत और बाकी देश कहाँ खड़े हुए हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए विनय, जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये फरवरी से ये तनाव बढ़ता गया है और तनाव की शुरुआत हुई थी, तब से और अब तक में कच्चे तेल की जो कीमत है 70 प्रति डॉलर से बढ़ के लगभग 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। जी जी दबाव बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि फरवरी में भी जो भारत में पेट्रोल डीजल का रेट था वो आज भी वही रेट है, कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन अगर मैं वैश्विक लेवल पर अगर मैं देखता हूँ इसको, तो मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में करीब करीब 65% का इजाफा हो चुका है ईंधन में। जी जी पड़ोसी देश में श्रीलंका की बात करूँ तो 42% वहाँ पर इजाफा हो चुका है। बांग्लादेश की मैं बात करूँ तो 21% ईंधन में के प्राइस में जो वहाँ पे इजाफा हो चुका है। जी खुद अमेरिका जो इस युद्ध में लगा हुआ है मानने को तैयार नहीं है, तो अमेरिका की मैं बात करूँ तो करीब करीब 25% वहाँ पर ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। यूके की बात करूँ तो करीब करीब 20% वहाँ पर ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक संपन्न देश के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में करीब करीब 40% तक ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर आप इस हिसाब से देखें तो भारत की में तो कीमतों का इजाफा हुआ ही नहीं है। अब रही बात है कि भारत इसको पूर्ति कैसे कर रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने भी अभी पिछले दिनों में बयान भी दिया है कि पैनिक की स्थिति ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि पीएम मोदी ने जब ये बयान किया, जब आपका देश का प्रधान व्यक्ति अगर कोई बयान देता है तो उसको बहुत लोग सीरियसली लेते हैं और कई बार पैनिक भी फैलाने की कोशिश करते हैं। उसी पैनिक से बचने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस बयान का मतलब ये निकालना चाह रहा है कि हमारे देश के पास ईंधन अब खत्म हो चुके हैं, हम बहुत क्राइसिस में हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नकारा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के पास अभी भी करीब 60 दिनों का कच्चा तेल का भंडार है। जी 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 इसके अलावा 60 दिनों की LNG है और 45 दिनों की LPG उनके पास है। यानी अभी उनके पास इतनी पर्याप्त मात्रा में भारत के पास भंडार है कि आने वाले 2 महीने तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर साथ में कहा है कि चूंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, लोकल लेवल पे कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, तो जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उन पर इसका दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि उनको महंगे
जी जी कच्चे तेल लेना पड़ रहा है, तो उसका उन्होंने आंकड़ा दिया है जो इन दिनों जो तेल मार्केटिंग जो कंपनियां करीब करीब हर दिन 1000 करोड़ का उनको नुकसान हो रहा है, ये उन्होंने ज़रूर कहा है। तो बट अभी आपके पास भंडार पर्याप्त मात्रा में है, तो इसीलिए किसी को पैनिक होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रयास सिर्फ इतना है कि अगर हम जहाँ ज़रूरत लगे हमें वहाँ बचाने की कोशिश करनी है विनय। जी जी। अभी तो जैसे बात हुई, आपने सही कही कि अगर हमारे पास अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम सही वक्त रहते हैं, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, कदम उठा लें तो जो भी संकट बड़ा आ सकता है दूसरे देशों पर, वो शायद हम उससे निकल जाएं, हमें वो टच भी ना करें। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, विदेशी मुद्रा भंडार की आपने बात की कि फरवरी में ऐतिहासिक रूप से वो 728 अरब डॉलर तक बना हुआ था, और अभी वो करीब 38 अरब डॉलर घटा है, तो वो 690 तक पहुँचा है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें पहले तो हमें कि जब से पिछले 15 साल की अगर हम बात करते हैं, 16 साल की, 15 साल की, तो कैसे विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बढ़ा, इसमें कैसे हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है, और जो दूसरे देशों के भंडार हैं उनसे अगर हम, जो देश हैं उनसे अगर कंपेयर करें, तो हमारा कितना है और उनका कितना है, उस हिसाब से हमें बताइए। देखिए विनय, आपको मैं सीधे बताऊं कि इसमें दो राय नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ था, तब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था अपने हिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल पे था। जी बट मैं 2010 की बात करता हूँ, अगर 2010 में वहीं भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो करीब करीब 292.80 अरब डॉलर पे था। जी 2020 में वो करीब 500 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया। जी जी 2024 में 704.89 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। जी जी फरवरी 2026 में जो मैं आपको बोल रहा हूँ हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा था, वो आंकड़ा था 728.49 अरब डॉलर। ये भारत के लिए एक बहुत अचीवमेंट थी भारत के लिए, और भारत को वैश्विक लेवल पे मजबूत दिखाने के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हाँ, अभी करंट रेशियो में जरूर थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आ रही है, 690.69 अरब पे पहुंच गए हैं, क्योंकि वैश्विक हालात बहुत ही नेगेटिव चल रहा है उसके लेवल पे। लेकिन भारत के लिए कर नज़र से आप देखेंगे तो ये गिरावट अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। दूर दृष्टि की अगर बात करो, अगर प्रधानमंत्री ने दूर के भविष्य, मतलब भविष्य के का अंदेशा लगाते हुए जो उन्होंने कहा अभी युद्ध खत्म होने के लिए दिख नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा और गिरावट ना हो, हमें अपने ऊपर निर्भर रहना है, क्योंकि हर वक्त वो आत्मनिर्भरता की बात करते रहे हैं। तो इसलिए वो बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें अपने उपयोग पे कंट्रोल करना होगा, बचत करने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। मैं अगर वैश्विक लेवल पे देखता हूँ मैं, तो जहां भारत करीब 690.693 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार बात कर रहा है, और जो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, ऑस्ट्रेलिया एक संपन्न देश माना जाता है, वो भी हमसे करीब 6 गुना कम है, उसका विदेशी मुद्रा भंडार है। वो करीब करीब 102 अरब डॉलर है उनके पास। पाकिस्तान का तो कुछ कहना ही नहीं है कि वो बहुत ही बुरी हालत में चल रहा है आर्थिक रूप से, वहाँ करीब करीब 21 अरब डॉलर है। ऐसे ही भारत की जो बाकी पड़ोसी जो देश हैं, वहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है, और वो सारे देश जो हैं IMF पे डिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह से IMF के शर्तों पे बिल्कुल जी रहा है, यानी एक तरह से आप समझो तो IMF ने उसे अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। जैसे चाह रहा है IMF वैसे पाकिस्तान को हाल उसका ये है कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। और यही इस तरह की स्थिति से भारत बचना चाहता है। जी IMF चाह कर भी भारत पे दबाव ना बनाए, यही एक कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो उन्होंने देशवासियों से अपील की है। जहाँ तक रही बात खतरे की, तो आपको मैं क्लियर बता दूं, इन आंकड़ों के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, किसी भी स्तर पर भारत में फिलहाल कोई खतरा नहीं है, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मिलजुल के काम करना है, देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देना है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 2010 में जहां हम खड़े थे उससे 2 गुने 2.5 गुने पर अभी हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार है। और एक और ख़ास बात, क्योंकि एक संकेत भी है कि इकोनॉमी हमारी लगातार ग्रो कर रही है। और दूसरी भी बात जो आपने बताई, विदेशी मुद्रा भंडार में जो अभी मौजूदा स्थिति है, तो ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है, उसके 6 गुना ज़्यादा हमारे पास जो अभी भंडार है। और बाकी पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका, उसको तो हम गिनती करते नहीं, वो तो मुझे लगता है 20-30 गुने 40 गुने इसमें जाएगा। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अभी कोई खतरे की बात नहीं है, आर्थिक रूप से हम मजबूत हैं, और अगर हम अपनी जो उपाय मोदी जी ने बताए हैं अगर वो हम करते हैं, तो फिर हम आर्थिक झटके से दूर रहेंगे, कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। बिल्कुल। अगर हम एक चीज़ और लास्ट में अगर मैं पूछना चाहूँ, अगर हम कंपेयर करें, जब युद्ध शुरू हुआ था, फरवरी की बात है, और अभी जब अप्रैल चल रहा है, तो अगर हम कंपेयर करें कि भारत में उसका असर कितना हुआ है, अगर महंगाई के तौर पर ही देखें, तो भारत में महंगाई कितनी बढ़ी पिछले 2-3 महीने में, और जो बाकी दुनिया के देश हैं, इवन अमेरिका भी जो युद्ध में खुद भी इन्वॉल्व है, वहाँ क्या हाल है? देखिए, आपको मैं महंगाई दर के हिसाब से बताऊं कि जो भारत की ये नीति है, भारत की जो नीतियां हैं, कितनी दूरदृष्टि वाली जो नीतियां होती हैं, उसका एग्जाम्पल ही है कि भारत में
जब से युद्ध शुरू हुआ है ईरान और यूएस के बीच में, फरवरी के मुकाबले अगर मैं अभी अप्रैल तक के डेटा के हिसाब से बात करूं जी। तो महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। नो डाउट बढ़ोतरी नहीं हुई है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सिर्फ 0.27% की महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। जी। अगर मैं वही अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में करीब करीब 1.5% की 1.50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया में यही महंगाई दर लगभग 1% की दर से वहाँ पे बढ़ी है। पाकिस्तान में करीब करीब 4% की दर से महंगाई दर बढ़ी है। अगर आप इन सब जो देश हैं, इनके पड़ोसी देश की मैं बात कर लूँ या विकसित देश जो अपने आप को कहते हैं विकसित हैं, उनकी पॉलिसी के मुकाबले अगर हम बात कर लूँ तो भारत की महंगाई दर उनके आगे कुछ भी नहीं बढ़ी है। ज़रूर बढ़ी है, लेकिन वो 0.27% बढ़ी है। ये स्थिति और न बिगड़े, इसके लिए हम सबको मिलजुल के चलने की ज़रूरत है। देशवासियों को अभी से सतर्क होने की ज़रूरत है। यही एक प्रयास करना है ताकि आने वाले समय में हमारे ऊपर कोई खतरा ना हो। फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है विनय जी।